लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। माई सेल्फ दिव्यांशु। आज फिर से शुक्रवार को प्यारे से सेशन में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू भैया। आज फिर से एक बार मेरी कोशिश है कि कुछ गांठें आपके अंदर की खोलूं, कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करूं जिसकी वजह से हम सभी लाइफ के बहुत सारे एरियाज में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। बहुत बड़ी वजह है वो गांठें। और फाइनली जब वो गांठें गांठों में ही कन्वर्ट होती है, यानी कुछ हेल्थ चैलेंजेस देती है, तो जिंदगी में बहुत बार ऐसे मुकाम आ जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग आज मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। बस आप थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन शेयर करो, मैं फिर अपनी बात आपको बताती हूँ। जैसा आपने देखा ही होगा, आज का मेरा टाइटल है फॉरगिवनेस, जिसपे अनगिनत बार हम लोगों ने बात करी है, मैंने, श्वेता ने। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप ये देखिए, बस एक बार मुझे ये बताइएगा जरूर कि ध्यान से सुना। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, फिर से एक बार। बस एक मिनट दीजिएगा। हम बहुत बार फॉरगिवनेस पे बात कर चुके, बहुत बार अलग अलग पहलुओं पे रोशनी डाल चुके, लेकिन फिर भी महसूस करते हैं कि अभी भी शायद बहुत ज्यादा काम करना बाकी है, बहुत सारी चर्चाएं करनी बाकी है। और यकीन मानिए, हम लोग इस पे तब तक बात करते रहेंगे, लगातार बात करते रहेंगे, जब तक कि आप ये ना कह दें कि अब सबको फॉरगिव कर दिया। और फॉरगिवनेस ना बहुत आसान है। ये प्यारा सा कोट है, एवरी टाइम यू लेट गो ऑफ समथिंग लिमिटिंग यू क्रिएट स्पेस फॉर समथिंग बेटर। आज बहुत सारे लोग ना बार बार बहुत सारे यू नो टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे हमारे फाइनेंशियल पाथवे ब्लॉक है, हमारे रिलेशनशिप में खुशियां नहीं है, हमारे बच्चे वो ग्रोथ नहीं ले पा रहे जो वो शायद डिजर्व करते हैं, हमारे घर में खुशियां नहीं है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी बात। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि नई चीजें आएंगी कैसे? अगर आपके घर में पुराना ही फर्नीचर पड़ा हुआ है, पुरानी ही चीजें हैं, और आपका बहुत मन कर रहा है कि चलो अब ना ये सोफा बहुत पुराना हो गया, एक नया सोफा खरीदते हैं, तो पहला स्टेप क्या लेना होगा? शायद वो जो पुराना सोफा है उसको बाहर निकालना होगा। या बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब आपको लगता है कि फिजूल है या खराब हो चुकी हैं, और आप नई चीजें लाना चाहते हो, तो उसके लिए पुरानी चीजों को आपको बाहर निकालना होगा। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, पहले भी मैंने एक सेशन में शेयर किया था। अभी क्या हुआ, मैं देख रही थी कि मेरे पास मेरे मोबाइल में बार बार वार्निंग्स आ रही थी कि मेरा जो ईमेल बॉक्स है वो पूरा फुल हो चुका है। अब उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी जो कुछ न्यू मेल्स आ पाए। एंड समटाइम्स आपके बैंक की मेल्स, आपके बहुत सारी ऐसी कार्ड्स की मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर एक दिन बैठ के यही काम किया, बहुत सारे जंक मेल्स थे, बहुत सारे फिजूल में पड़े हुए थे, उन सबको डिलीट किया। और मैं आपको बताऊं उसका फायदा क्या हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि एकदम मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स आए, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक डेबिट कार्ड रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो गया है, जिन्होंने बताया कि मेरे बहुत सारे बोनस पॉइंट्स पड़े हुए हैं।
शायद ऐसा ही कुछ हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। बहुत सारी जंक मेल्स हमने अपने वैल्यूएबल स्पेस पे डाल रखी हैं, जिसकी वजह से जो करेक्ट मेल्स है ना, वो आप तक नहीं डिलीवर हो पा रही। कैसे होंगी चीजें सही? कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज आप तक आएंगी? कैसे खुशियां आपके दरवाजे को नॉक करेंगी, जब तक हम उन पाथवे को ब्लॉक करे हुए हैं, हम उनको खोल ही नहीं रहे? टॉपिक तो पुराना है, बहुत बार इस पे बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी बार बार इस पे बात करने की जरूरत पड़ती रहेगी। कल मैं और श्वेता डिस्कस कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि इट्स लाइक अ वैक्सीनेशन, जो टाइम टू टाइम लगता रहना चाहिए। आज मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है फॉरगिवनेस को लेके। 1 मिनट के लिए स्टॉप करके गैलरी में आती हूँ, आपसे एक सवाल मेरा। यार कौन मुड़े करो। यस, आप में से कोई भी बता पाएगा कि फॉरगिवनेस का मतलब अभी तक क्या समझ में आया है? कोई भी अनम्यूट करके बताइए, अभी तक फॉरगिवनेस को लेके समझ क्या पाए हैं आप? संगीता मैं जी, बताओगे? हाँ, मैं बोलूं। या हाँ। प्लीज प्लीज। आ, आप लोगों के सेशन से फॉरगिवनेस का मतलब ये समझ में आया मुझे कि हमें मतलब जैसे कि किसी भी इंसान से या किसी भी व्यक्ति से हमें कोई हर्ट हुआ है या हमें कोई दुख पहुंचा है, तो हम उन चीजों को मन में मतलब भर लेते हैं। मतलब वो चीजें हमेशा हमारे जहन में रहती हैं और टाइम टू टाइम वो हमें परेशान करती हैं। लेकिन अगर हमने उनको माफ कर दिया और मतलब कि पहले ये था कि वो रहता था, लेकिन अब क्या है कि फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। राइट। तो इस पे अगर हम चलते हैं तो ये उस व्यक्ति के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ये मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज अब एकदम दिमाग में सेट हो गई है कि मुझे चाहे कुछ भी चीज बुरी लगेगी ही। हम लोग संसारिक संसार में रहते हैं, रोज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें तब भी उन चीजों को इग्नोर करना है या उनको फॉरगिव करते चलना है अपने पीस ऑफ माइंड के। मैं ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर बताया संगीता जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया। आई एम 100% एग्री विथ यू। ब्यूटीफुल। थैंक यू। लग रहा है कामयाब हो रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। यस रेशमा जी, आपने हैंड रेस किया है। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू मैम। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मेरे समझ से फॉरगिवनेस का ये मतलब होता है, वैसे तो हम कह देते हैं कि हमने माफ कर दिया, लेकिन दिल से हम किसी को माफ किए रहते हैं नहीं। हमारे दिमाग में वो घूमता रहता है। जब उसके अक्ष मेरे सामने आते हैं या उसकी चर्चाएं भी होती हैं, तो ये हो जाता है कि अरे उसने मुझे ये किया था, एक बार नोट करता है। लेकिन रियल में फॉरगिवनेस वो है कि उस बात को देन एंड देयर हमको वहीं पे स्टॉप कर देना है, और फिर उसकी ना तो चर्चा करनी है और ना उसके किसी भी तरह के प्रभाव से हमें वो रिएक्शन देना है। वो अगर ऐसा रहा तो हम कहीं से भी उसको फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। तो मेरे समझ से तो यही हुआ, जैसा कि सेशन में मैम ने आपने बताया है कि फॉरगिवनेस का मतलब आप उसको वहीं से वहीं खत्म कर दो। कोई एक्सपेक्टेशन उससे नहीं रखनी है कि उसने मेरे साथ ये किया या ऐसा कर सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, बहुत ही सुंदर। देखिए, फॉरगिवनेस को लेके बहुत ज्यादा स्टडी हम लोगों ने की है, क्योंकि इतने सारे एरियाज में जो रूट कॉज निकल के आया, वो तो अंदर के जख्म ही निकल के आए। वो तो वही गांठें वही शिकायतें, वही सब निकल के आया। जैसा रेशमा जी ने कहा और संगीता जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि फॉरगिव करना किसी दूसरे के लिए नहीं होता। फॉरगिव करना हम अपनी हीलिंग के लिए काम कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए, अपने पीस के लिए। यस कीर्ति मैम, आपने हैंड रेस किया है, प्लीज।
मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये डिफिकल्ट बहुत रहता है। बोलना आसान रहता है लेकिन करना सच में काफी डिफिकल्ट है। लेकिन यही है फैक्ट। जैसे मैं कृष्ण भगवान से थोड़ी जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें एक वीडियो आते रहता है, जैसे कि आप सोने से पहले उनको माफ कर दो, तो उठने से पहले मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो शायद ये जो चीज है वो हम सोच सकते हैं अपने आप को ये चीज भुलाने के लिए। क्योंकि कैसे होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटा मोटा चीजें होते रहती, शायद हम लोग इतना लोड नहीं लेंगे कि ठीक है, अरे गहरे ने बोल दिया तो प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम तब आता है जब पास का तकलीफ दे। और सालों साल जैसे काफी लोगों के इश्यूज वही होते कि घर के लोग ये वो। तो वैसे इसमें तुमको अगर सरवाइव करना है, तो मुझे लगता है कि भगवान की ये लाइन, ये एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता जी से ली हुई लाइन है कि सोने से पहले आप उन सबको माफ कर दो, उठने से पहले मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज, जैसे हम लोग आप लोग भी यूनिवर्स को और पिछले जन्म को ये सब मानते हैं। काफी लोग जैसे उनका यही कहना होता है कि मैं तो सब दिन भर सब अच्छा ही करती हूँ, सबका अच्छा ही करते हुए फिर भी मेरे साथ ही ऐसे क्यों बुरा होता है। तो जो बोला जाता है कि पिछले जन्मों के कर्म है ये, आज अगर खुश है तो उसके लिए भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल हो, और दुखी हो तो उसके लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। उस इसमें हम अपने आप को कैसे ढाल सके। तो दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर आवर सेल्व्स। एंड जो ओपन प्रेयर है वो, तो वो भी इतनी हीलिंग लगती है मुझे कि भगवान के सामने जब हम लोग वो बोलते हैं, खुद के लिए भी बोलते हैं, तो वो इस सब चक्र में जब फॉरगिवनेस का वो आता है, तो वो भी हेल्पफुल लगती है मुझे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। प्लीज। हाँ। आई एम बहुत ही सॉरी। सुंदर बातें कही है सच में कीर्ति मैम आपने। और जो आपने कहा ना कि रात को सोने से पहले सबको हाँ, माफ कर हाँ, दो, सुबह उठने से हाँ, पहले मैं आपकी सारी गलतियां माफ कर हाँ, दूंगा। हाँ। तो ये चीज ना, ये मतलब थोड़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हमें कैसा लगता है, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसने किया, इसके कारण मुझे तकलीफ हुई, ये मुझे तकलीफ दे रहा है इसके कारण। ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हमने ठीक है, अब काफी बार ऐसे लगता है हम तो कोई गलती कर नहीं रहे, ऐसे अच्छे ही है, गुड ह्यूमन बीइंग है। पर फिर खुद को ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि शायद पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, है ना। अगर भुगत रहे हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, एक इतना खुश है, एक दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, चौथा उतना है। तो हर एक की जिंदगी अगर अलग अलग है, तो पूरा, जैसे भगवत गीता, मैंने किताब में से बहुत नहीं पढ़ी जाती और मुझे इतनी समझ में नहीं आती है, पर यूट्यूब में ना गीता सार के बहुत वीडियोस है, जिसका हेडिंग, तो उसमें इतना प्रैक्टिकल बताया गया हुआ है। तो ये मतलब ये चीजें सच में जो हम लोग बोलते हैं, और मैक्सिमम मैंने जो अपने लोग ओरेटर्स है, काफी सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह है, तो मैं ये सुनती हूँ, और कभी कभार उनका सुन लेती हूँ ना, तो वो काफी कुछ हमारे गीता जी में से ही लिया गया है। तो सच में ये चीज मुझे बहुत मतलब, आज आप फॉरगिवनेस पे बात कर रहे हैं इसलिए फिर मैंने ये बात की। ब्यूटीफुल कीर्ति जी, बहुत अच्छा। क्योंकि जो आपने ये कहा ना, मंगेश भैया हमेशा बोलते हैं आप एपिसोडिक करना शुरू करो, वो मेरे ना ट्रेंड एक अपने डिलीवरी आप के बन पेशेंट जाएगा। का कॉल आ रहा है, मुझे या प्लीज उठाना प्लीज प्लीज, पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलो मैं ज्वाइन होती हूँ, फिर से देख क्योंकि लेती हूँ लेकिन। पैटर्न तो बन रहा है ना, प्रोग्रामिंग तो हो रही है आपकी उस चीज की। हाँ। और जैसा अभी कहा मैम ने कि शुरू में मुश्किल लगता है, तो आज मैं ना वही मुश्किलें आसान करने आई हूँ आपके लिए। वही चीजें बताने आई हूँ कि क्यों मुश्किल लगता है और कैसे इसको आसान बनाया जा सकता है। देखिए, हमारे जो ह्यूमन बीइंग माइंड है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो एक गेट कीपर की तरह होता है। ये श्वेता ने बहुत बार, बहुत सारे सेशंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक गेट कीपर होता है, और उसको जो सही लगता है उसी को अंदर तक जाने देता है। तो किसी को भी माफ करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिक की जरूरत होती है। कोई ना कोई लॉजिक आपको उसको देना पड़ेगा, तभी वो उस पूरी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएगा और आपके लिए उसको आसान करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा घटना बताती हूँ
कि एक बार क्या हुआ, मैं किसी के पर्सनल सेशंस लिया करती थी, एंड शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब। और उस समय जो उनकी उम्र रही होगी, आई थिंक 35-36 साल के करीब उनकी उम्र रही होगी। एंड शी वॉज रियली रियली अ जैम पर्सनैलिटी। बट उन्होंने मेरे से शेयर किया कि उनके बचपन में कुछ ऐसा, बीइंग अ गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स को फेस करना पड़ता है, कुछ उनको ऐसे अब्यूज किया गया फिजिकली कि वो एक सिंगल इंसिडेंट पूरी लाइफ पे भारी है, वो उससे बाहर नहीं आ पाती है। और जिसकी वजह से उसका हर चीज प्रेजेंटली बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, बार 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 बार। एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा है, बट एक वो इंसिडेंट जो है वो उसको बार बार बहुत परेशान करता है। देन आई आस्क्ड हर कि ओके, आप एक बार पूरा उस सारे इमोशंस के साथ वो इंसिडेंट मुझे बता सकते हो, क्योंकि जिस इमोशन में वो आपके अंदर बैठा है ना, जाके उसे दबाना नहीं है, उसे उसी इमोशंस में एक बार रिलीज करना है। मैंने कहा डोंट बॉदर अबाउट लैंग्वेज, अगर मन कर रहा हो दो चार गाली देने का उस बंदे को तो दे डालना, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे ही बताओ वो सारे इमोशंस के साथ जो आपने सप्रेस किया है अपने अंदर। एंड देन शी रिलीज्ड सब कुछ, उन्होंने मेरे को बहुत उन्हीं इमोशंस के साथ बताया। एंड नो डाउट वो बहुत ज्यादा उस समय एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। और उसके बाद जब वो थोड़ा काम डाउन हो गई, हमारी बातें हुई, मैंने बड़ा कामली उनकी सारी बातें सुनी, तब मैंने कहा अब आपको ना एक लॉजिक देना पड़ेगा इसको। वो लॉजिक ये कि आपके साथ जो भी हुआ, जैसा अभी डॉक्टर कीर्ति ने भी बोला कि यस, ये हम आपका कोई पुराना हिसाब किताब था जो उसने इस जन्म में आके आपसे चुकता कर लिया। हो सकता है पिछले किसी भी जन्म में, सोल जर्नी में, आपने उसको कोई पेन दिया हो, तो इस बार उसने आपको ये पेन दिया। अब हिसाब बराबर, अब इसे कैरी फॉरवर्ड मत करो अगले किसी भी जन्म के लिए, ना उसके लिए ना अपने लिए। अब उसको उसकी इस पूरे एपिसोड के लिए आप विदा कर दो, माफ कर दो। एंड यू वोंट बिलीव, हार्डली 2-3 दिन बाद ही उनका फोन आया मेरे पास, एंड शी सेड कि वाकई अब जब भी वो बात मेरे को, इतनी पहली बात तो याद नहीं आ रही, और याद भी आती है तो सकता है कि हाँ यार मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा, हो सकता है, और हो सकता है मैंने इससे भी बुरा करा हो, अभी हो गया बराबर चल। तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अकॉर्डिंग टू एवरी एपिसोड एंड रिलेशन कोई ना कोई लॉजिक जरूर देना पड़ेगा। जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड को कोई लॉजिक नहीं दोगे, वो आपके सबकॉन्शियस की मेमोरी को नहीं, देखिए कह देते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं, मेमोरीज ऐसे डिलीट नहीं होती। उहुं, इतना यू नो ऐसा नहीं कि कोई पिक है इसकी मोबाइल की और एकदम से डिलीट हो गई, नहीं, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, और उसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है। मैंने ये कहा ना, आज मैं आपकी कुछ गांठों को खोल के बिल्कुल एक एक धागा अलग कर दूंगी अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत सिंपल भाषा में बात करूंगी मैं, बहुत सिंपल भाषा में, लेकिन वो बातें आपके बहुत काम की हो सकती है। ये एक प्रोसेस है, फिर से आप इस बात को समझिए, ये जो फॉरगिवनेस है ना, ये प्रोसेस है। हमें अगर, जैसा अभी किरण ने भी कहा, बहुत अच्छी बात कही, सॉरी रेशमा ने कहा था जी, रेशमा ने कहा कि कई बार हमें लगता है कॉन्शियसली कि हमने माफ कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो काम हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? जैसे ही उस बंदे का जिक्र आता है या वो सामने आ जाता है या कुछ भी उससे रिलेटेड बातचीत होती है या फोन आ जाता है या कुछ भी, तो वो सारे जख्म वैसे ही हरे हो जाते हैं, वो सारी मेमोरीज रिप्ले होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो जख्म है ना, हमने उसकी मरहम पट्टी तो करी ही नहीं, उसके लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक्स जरूरी थे वो तो हमने लगाए ही नहीं, उस वुंड की हीलिंग तो हमने प्रॉपर करी ही नहीं। और जब तक आप
उसको नहीं करेंगे, और तब तक नहीं करेंगे। आपकी फिजिकली कोई भी अगर घाव होता है तो उसकी मरहम पट्टी, ड्रेसिंग कब तक होती है? कब तक होती है उसकी ड्रेसिंग? जब तक ठीक ना हो जाए। एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर कीर्ति, थैंक यू सो मच। जब तक ठीक ना हो जाए, बस तब तक काम करते रहना है, जब तक ठीक ना हो जाए। आपको एंटीबायोटिक्स, आपको जो भी ऑइंटमेंट, ड्रेसिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो करते रहना पड़ेगा। अब करना क्या होगा? खाली ये कह देने भर से काम नहीं होगा कि मुझे इस व्यक्ति से ये शिकायत थी, बहुत खराब मेमोरीज थी उस पर्सन के साथ, और अब मैंने उसको माफ कर दिया, अब मैंने उसको दिल से माफ कर दिया। बिलीव मी, ये कहने भर से नहीं होगा। हाँ, आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये कमांड बार बार देते रहिए कि आपने उसको माफ कर दिया, लेकिन हीलिंग भी करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, हीलिंग का प्रोसेस होता है। सबसे पहले इस प्रोसेस में जो आपको काम करना होगा, वो आपको खुद को माफ करना होगा, खुद से माफी मांगनी होगी। देखिए, अगर मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मेरा ये रूम बहुत गंदा हो रहा है, तो शायद मैं कभी इसकी सफाई के बारे में सोचूंगी ही नहीं। हम अगर दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ने कोई गलती करी है या हमारा दिल दुखा है, इवन हम अपने खुद के बच्चों से भी, मुझे जवाब मत दीजिए लेकिन सबको इसका आंसर पता है। हम में से जो भी अपने बच्चों से अगर किसी बात पे हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने हमें ये रूड बोल दिया, या ऐसा ना करे, हमारा कहना नहीं माना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कहीं ना कहीं कि हमारा बच्चा उसको सॉरी फील करे। जरा एक बार तो सोचिए अपने अंदर के इनर चाइल्ड के बारे में। हम उससे काम तो लेना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस के बारे में हम उससे फॉरगिवनेस तो करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने उसके साथ कितनी नाइंसाफी कर रखी है। इतना सारा कचरा अपने अंदर रखा हुआ है, इतनी रेस्टलेसनेस हमने अपने अंदर रखी हुई है। तो क्या हमें सबसे पहले अपने आप से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैं आपको रियली बता रही हूं, आज जितने भी फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, बैड मेमोरीज। वो सारे एंगर्स, वो सारी शिकायतें, वो सारी नाराजगी जो फियर में, एंजाइटी में और बहुत सारी ऐसी चीजों में कन्वर्ट होती है, और फाइनली किसी बिग डिजीज में कन्वर्ट होती है। अगर कोई भी छोटी बड़ी बात सुन के आपको एकदम फियर आ रहा है, इट मीन्स आपके अंदर अनफॉरगिवनेस भरी पड़ी है। तो सबसे पहली माफी तो आपको अपने अंतर मन से मांगनी है। ये काम तब शुरू होगा, पता है उससे क्या होगा? जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने अपने अंतर मन में बहुत कचरा रखा है, बैड मेमोरीज रखी है, जब आप माफी मांगना खुद से स्टार्ट करेंगे, तब आप आगे वाली चीजों पे पाबंदी लगाएंगे। जब एक होता है ना, आप एक बार सफाई के लिए जागरूक हो गए, आपको अवेयरनेस आ गई, भाई थोड़ा क्लीनिंग रखनी है, अच्छे से रखनी है, देन यू विल स्टार्ट कि नहीं नहीं नहीं। अगर आपको पता चले कि अच्छा ये वाला दरवाजा अगर पूरे दिन खुला रहेगा तो बहुत धूल मिट्टी घर में आएगी, आप उसको बंद कर लेंगे। आपको लगता है कि ओके, मेरे घर में सब बाहर के शूज पहन के आ जाते हैं, इस वजह से भी बहुत गंदगी आ जाती है, आप शूज के लिए बाहर उतरवाने लगेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आप स्टार्ट कर देंगे जिनकी वजह से अब नया कचरा तो नहीं आएगा घर के अंदर। सबसे पहले ये एहसास होना बहुत जरूरी होता है, और उसकी शुरुआत आपको खुद अपने आप से माफी मांगकर ही करनी होती है, अपने इनर सेल्फ से, अपने इनर चाइल्ड से, अपने सबकॉन्शियस से, अपने अंदर रह रहे डिवाइन से, कि अब तक जो हुआ सो हुआ,
पर आज हे परमपिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने बहुत सारी ऐसी मेमोरीज, बहुत सारी ऐसी भावनाएं, बहुत सारे ऐसे विचार अपने अंदर रखे जिनकी मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को कोई भी तो जरूरत नहीं थी, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आई। उन सब की जिम्मेदारी एक बार लीजिए और उन सब को क्लीन कर दीजिए। वहां से स्टार्ट होता है बेसिकली आपका फॉरगिवनेस का सफर। दूसरों की बारी तब आती है। जब तक आप इससे स्टार्ट नहीं करेंगे ना, बिलीव मी, कॉन्शियसली हम लोग बोलते रहेंगे हमने सबको माफ कर दिया, और जैसा रेशमा ने कहा कि हमें लगता रहेगा हमें माफ कर दिया, पर शायद हमने माफ नहीं किया। क्योंकि जितने भी सिम्टम हमें नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, इट मीन्स अभी अंदर काफी कचरा बाकी है। सेकंड, दूसरों को माफ करने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि जख्म को हील करना, मरहम लगाना, एंटीबायोटिक्स लगाना, और वो सारी ड्रेसिंग के प्रोसेस करना जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। उसके लिए अगर आपको किसी को माफ करना है ना, तो आपको उसके तस्वीर के दूसरे रुख पे भी रोशनी डालनी बहुत जरूरी होगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, ये एक तपस्या है, कंसिस्टेंसी में करना पड़ता है जब तक कि आपका जख्म हील ना हो जाए। आपको उस इंसान के कुछ अच्छे पहलू भी देखने होंगे। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, मुश्किल लगता है पर कर डालिए। शायद जो फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस आते हैं और उनके लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके लिए जो खर्चा होता है, उनके साथ जो सफरिंग्स होती हैं, ये उससे बहुत आसान है। उस व्यक्ति की कुछ अच्छी बातें आप एक पेपर पे 2 या 3 ही लिखिए, रोज की जरूर लिखिए। शुरू में एक दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन आपका कलम ना खुद भागने लगेगा, आपको नजर आने लगेंगे, और यहां से आपके पैटर्न चेंज होने शुरू होंगे। ऐसे ही नहीं हो जाती फॉरगिवनेस, सॉरी। जब तक यहां से न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं करेंगे, पैटर्न्स चेंज नहीं करेंगे, वो बैड मेमोरीज बार बार पॉप आउट होती रहेंगी। आप उसको गुड तो बना ही नहीं, यानी नई ईमेल्स तो आ ही नहीं रही आप तक, वही पुरानी जंक मेल्स जो है सारी जगह घेरी हुई। सिर्फ 3 रोज की लिखिए, और जब आप ये स्टार्ट करेंगे ना, तब आपका पहले दूसरे दिन नहीं होगा, आपको लगेगा क्या ही लिखूं इसके बारे में, क्या ही अच्छा किया है इसने पूरी जिंदगी। लेकिन जब आप फोकस करेंगे और अपने माइंड को होमवर्क देंगे, तो बिलीव भी, हो सकता है कि इस दिन रात को सोते सोते आपको याद है, अरे यार ये क्वालिटी तो इसमें बहुत ही अच्छी है। एकदम नींद से जागेंगे आप, हाँ ये आज तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। क्योंकि फोकस कहाँ था आपका, फोकस शायद उसके उस बिहेवियर पे था जो अच्छा नहीं लगा था। पहली एक्सरसाइज। दूसरी जो मैं हमेशा बताती हूँ, उनका एक पिक लीजिए, चाहे मोबाइल में लीजिए, चाहे वैसे पिक लीजिए, और उनको ब्लेसिंग्स देनी शुरू कीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके जीवन में खूब खुशियां हो, प्रभु आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रखे, आप हमेशा सुखी रहें। इस तरह से आप उन्हें ब्लेस करना शुरू कीजिए। आई नो मुश्किल लगेगा शुरू में, कैसे ब्लेस कर दे, जिसने जिंदगी में इतना कुछ हमारे अंगार उगली है, इतना कुछ हमें जख्म दिए हैं, उसे कैसे ब्लेस कर दे। पर करके तो देखिए। क्योंकि अभी आपने पता है क्या किया हुआ है, अभी आपने शायद पूरी तरह उन्हें माफ ना करके उनसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया हुआ है। किसका? निगेटिविटी का। जब इधर से निगेटिव वाइब्रेशंस जा रही हैं, नफरत जा रही है, गुस्सा जा रहा है, तो उधर से भी वही आ रहा है। और जब आप ये ब्लेसिंग्स देना शुरू करेंगे, तब ये निगेटिव यू नो
जो कनेक्शन है ये धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप फोन कॉल करके उनसे बातें कीजिए ऐसा कुछ नहीं करना। ये सब कुछ आपको अपने लेवल पे करते रहना है, क्योंकि थॉट्स ट्रेवल करते हैं। हमें क्या करना है, हमें तो अपने लिए काम करना है, अपने पैटर्न्स को चेंज करना है, अपने सफर को आसान बनाना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने जख्मों पे एंटीबायोटिक्स लगाने हैं, अपने जख्मों की ड्रेसिंग करनी है। और जब आप उनको ये ब्लेसिंग्स देंगे ना, तब यहाँ पर पैटर्न चेंज होंगे। फिर उनका जिक्र आएगा, उनका फोन आएगा, या वो आपके सामने भी आएंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर हो जाएगा, आपके अंदर कोई हलचल नहीं मचेगी, आपको कोई बैड मेमोरी पॉप आउट होएगी ही नहीं। ये मेरा वायदा है आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर पिक्चर चेंज कर चुके हो, आप सारे पैटर्न्स को चेंज कर चुके हो। हम ऊपरी लेवल पे कहे जा रहे हैं आंखें बंद करके, ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं ना इसको दिल से माफ करती हूँ, मैं इसको दिल से माफ करती हूँ, मैंने इसको हमेशा के लिए माफ कर दिया। लेकिन यहाँ तो पैटर्न चेंज करे ही नहीं, मास्टर कॉपी में आपको चेंज करना है, तभी तो फोटो कॉपी सही निकलेंगी उसकी। और ये तब तक करना है जब तक कि जख्म हमेशा हमेशा के लिए ठीक ना हो जाए। अक्सर हम यही गलती करते हैं। मेरे पास रोज ही तो करीब करीब मैसेज आते हैं और फोन कॉल्स आते हैं, मैम बहुत काम कर लिया फॉरगिवनेस पे, आपने कहा था फॉरगिव कर दो, सबको कर दिया। मैं भी बड़े प्यार से कहती हूँ निपटा दिया काम। वक्त देना पड़ेगा। आप सोचिए ये जितनी भी अंदर मन के इकट्ठा है, क्या एक दिन में हो गया? इसे भी तो बहुत वक्त लगा। अगर कोई कमरा आपके घर का 10 साल से बंद है, तो क्या 10 मिनट में साफ हो जाएगा? कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ना उसको साफ करने। तो सिर्फ इस बात को याद रखिए कि ये तब तक करना है जब तक कि आप उस वुंड को पूरी तरह हील नहीं कर लेते। ये आधा अधूरा काम है कि फॉरगिवनेस हो गई, हमने तो बार बार बैठ के बहुत अच्छे से प्रेयर करके जितनी भी प्रेयर्स आज तक सीखी हैं वो सारी हमने करी हैं, बट फिर भी अभी वो आए थे, फिर से घर में वही सारा ड्रामा हो गया उनके आने पे, फिर सारी वही सीन रिपीट हो गए मैम। अब क्या करूं? उन्होंने फिर से गुस्सा दिला दिया, फिर से वो सब हो गया। ये सारे पैटर्न्स परमानेंटली चेंज करने, और ये जिम्मेदारी हमें खुद को ही लेनी होगी। जख्म कोई भी दे जाए, हमें हीलिंग की जिम्मेदारी तो हमारी ही होती है ना। आज मैं सच में बताऊं तो मंगेश भैया, मैं, श्वेता, हम इतने बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस देख रहे हैं ना सबके सामने से, और कई बार अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। क्या करें, कैसे जाके इनके मन के अंदर बैठ जाएं और सब कुछ बदल डालें? पर हम किसी के मन के अंदर नहीं जा सकते, उसके अंदर जाने की अथॉरिटी आपके ही पास है। जरा एक बार सोचिए क्या चीज ज्यादा मुश्किल है, जो मैं बता रही हूं वो, या जो लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप के हो, किसी भी चीज के हो, उनको पार करना मुश्किल है। थोड़ा सा ही वक्त देना है बस। लेकिन अगर इसको कंसिस्टेंसी में आप रोज हीलिंग करेंगे ना, रोज इसको वक्त देंगे, तो बिलीव मी, वो जो महा चैलेंजेस आते हैं वो कोई भी नहीं आएंगे। एंड इट्स नेवर लेट, कभी भी देर नहीं होती। जिस दिन बात समझ में आ जाए उस दिन से आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। बट अगेन इट्स अ प्रोसेस, जो मैंने आपको बोला, आपको बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना पड़ेगा।
क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आ जाता है। एंड यस, जो हमारे पुराने पैटर्न्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोचने देते। अगर आप किसी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, और फिर भी कुछ गलत हो रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिए। आप अपने हिस्से का काम कीजिए। इट्स जस्ट अ सिंपल चेक, कितना काम हुआ है। होता है ना कई बार, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि मैम मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से उनके लिए इतना अच्छा लिखती हूँ, सोचती हूँ, उनकी पिक को ब्लेसिंग्स देती हूँ, उन्हें अच्छी वाइब्रेशंस भेजती हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी वो कोई बम फोड़ देते हैं या फोड़ देती हैं। फिर क्या करूं? जस्ट इग्नोर करो। बिलीव मी, आप सोचो कि मेरा जो काम है मुझे वो करे, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, मुझे अपनी हीलिंग करनी। इट्स अ सिंपल चेक। हो सकता है ऑलमाइटी आपको ये चेक कर रहा हो कि पास हुआ नहीं हुआ अभी, कितना सीखा, कितना इसने अभी। होता है ना, जैसे अगर कोई अच्छा कोच होगा तो वो अपने जो भी उसका शिष्य है उसको ऐसी जनरल बॉल नहीं देगा, कभी गुगली देगा, कभी स्पिन की बॉल देगा, कभी कोई फास्ट बॉलिंग करेगा उसको निखारने के लिए। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, मुझे मेरी हीलिंग करनी है, उस दिन आपके लिए किसी का बिहेवियर कोई भी मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर कीर्ति ने भी कि ये लाइफ है। हम लोग पहाड़ों पे नहीं गए, ये गृहस्थ है, इसमें उठापटक लगी रहेगी। बाहर की दुनिया में जैसे हम कहते हैं ना, इन्फेक्शंस आते रहते हैं। कभी आई फ्लू हो जाता है, कभी वायरल का एक मौसम आ जाता है, कभी आप देखो सबको खांसी जुकाम ही हो रहा है। बाहर निकलना छोड़ देंगे क्या? बंद हो जाएंगे किसी बक्से में? नहीं, वो एक ही बार होता है इंसान ताबूत में। बाहर तो हम निकलेंगे। हमें क्या करना है? हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें यही लेना है, हमें खुद से माफी मांगनी है। क्योंकि जाने अनजाने बहुत अत्याचार हमने खुद पे किए, बहुत सारा गार्बेज रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं जो इस शरीर के लिए बनी ही नहीं थी। तो सबसे पहली माफी खुद से मांगनी। एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हमेशा याद रखिएगा। कॉन्शियस माइंड को आपको लॉजिक देना पड़ेगा, तभी वो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करेगा। अब आप मतलब कुछ भी सिचुएशन में कोई भी जो आपको सही लगे लॉजिक वो दे सकते हैं, और ना समझ में आए तो मी, श्वेता एंड मंगेश भैया, वी ऑल आर हेयर फॉर यू। मैं बताऊंगी ना, श्वेता बताएंगी ना, मंगेश भैया बताएंगे ना आपको क्या लॉजिक देना है। इतनी विजडम तो हम सब लोगों के पास है कि आपके रास्ते को आसान कर सकते हैं। कभी भी आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पर इससे निकलिए, प्लीज इससे बाहर निकलिए। जितना भी ये कचरा है ना, हम इसके लिए नहीं है। मैं आपको रियली बताऊं, इतने सारे यंग बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं, फोकस नहीं कर पाते। मैम इतनी वीडियोस देखी है, इतना पढ़ा है, इतना सुना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, पर हम तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते। कैसे कर पाएंगे जब अंदर इतना कुछ अनफॉरगिवनेस पड़ा हुआ है? कैसे कर पाएंगे आप फोकस? कैसे अपना बेस्ट निकाल पाएंगे? जरा सोच के तो देखिए, खुद को ये लॉजिक देखो तो देखिए। एक वो पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसने शायद आपके साथ कभी जिंदगी में अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके आपके पास सिर्फ बैड मेमोरीज हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपना सर्वस्व लगा रहे हैं। कुछ लोग अपनी हेल्थ कुर्बान कर रहे हैं,
कुछ लोग अपनी वेल्थ कुर्बान कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घर की खुशियां कुर्बान कर रहे हैं, कुछ लोग अपने मन का सुख शांति चैन बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्तों को कुर्बान कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सिर्फ आज इस लॉजिक को तो देखिए कि जिसको आप पसंद नहीं करते उसके लिए आप अपने लाइफ के कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं। ऐसा लगेगा नींद से जाग गए। ओ माय गॉड, ये उसके लिए कर दिया सब कुछ, सारा सुख चैन। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हमें शिकायत सिर्फ एक पर्सन से होती है या दो से, लेकिन क्योंकि वो यहां इतना हावी होता है, उसकी वजह से हम अपने बहुत प्यार करने वालों को इग्नोर कर रहे होते हैं। उनका प्यार नजर भी नहीं आ रहा होता, देख भी नहीं पा रहे होते। तो क्या वो पर्सन आपकी पूरी जिंदगी की कुर्बानी डिजर्व करता है? उससे बेटर क्या होगा? उससे बेटर तो ये होगा, उसे खुशी खुशी विदा कीजिए। और आज मैंने आपको वो रास्ता बता दिया जिससे आप बड़ी आसानी से उसे अपनी लाइफ से विदा कर सकते हैं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, माजी को माजी रहने दो, जो बीत गया वो बीत गया। डोंट लिव इन मेमोरीज। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने ग्रुप पे ये बड़ा प्यारा सा डाला था कि अगर आप जिंदगी को सच में खुशनुमा बनाना चाहते हैं ना, तो अपने पास्ट के पिंजरे से बाहर आइए, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए, तभी शायद जिंदगी की खूबसूरती देख पाएंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगली बार बकरी बन गए तो सोचो यार, मतलब कितना अच्छा ये वाला मौका है ना, खूबसूरती से इस लाइफ को पूरी को एंजॉय करने का। और हम कहाँ बिता रहे हैं उसको? उन बैड मेमोरीज में। तो यू नेवर नो अगली बार क्या बनने वाले हो, किसी को नहीं पता। अभी का चांस है बढ़िया, शिल्पा की तरह खूब गोलगप्पे बनाओ और मस्त खाओ यार। ये जिंदगी एक बार मिली है, वाह क्या मुस्कान आती है मेरे बच्चे के चेहरे पे। लिव फॉर योर सेल्फ। अपने अंदर की खुशी को एक बार महसूस तो करके देखो। बहुत बहुत कुछ है हमारे अंदर, बस वो धूल हटा दीजिए, वो कचरा हटा दीजिए। जिंदगी की सारी खूबसूरती हम सबका इंतजार कर रही है। वैसे तो आज बड़ी अच्छी पीपीटी बनाई थी, पर पता नहीं क्यों आज मन करा आपसे सिर्फ और सिर्फ रूबरू होके कुछ बिल्कुल बेसिक बातों पे ही बात करने का, फॉरगिवनेस का सफर आपके लिए और आसान करने का। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यस, वो दिन दूर नहीं है जब आप सब एकदम अनफॉरगिवनेस के यू नो जो कहते हैं ना, जितने भी बंधन है इनसे फ्री हो जाओगे। आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है यार, हिसाब बराबर, इट्स ओके, लेट मी लिव माई लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी की खूबसूरती जीनी है। और जब भी कोई बात आड़े आए ना, तो मेरी यही बात याद कर दीजिए, अरे यार इसके चक्कर में कहीं अगली बार बकरी बन गई तो सारी बेकार हो जाएगा। बिलीव मी, किसी के लिए फिर सेक्रीफाइस करने का मन नहीं करेगा आपका बिल्कुल भी। एक दिन मैं इस बारे में सोचती रही, तो बिलीव मी इतनी देर तक यही सोचती रही, यार ये हो क्या रहा है चारों तरफ। क्योंकि वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मैंने भी और श्वेता ने भी शायद बहुत सारे ऐसे कॉल्स या मैसेजेस रिसीव करे, जो मतलब क्या ही बताएं, हेल्थ चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, रिलेशनशिप के चैलेंजेस इतने ज्यादा थे कि वो इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटीज जिनकी वो फोन कॉल्स थे, और उनकी लाइफ पूरी तरह हेल बनी हुई थी। फिर लगा यार ये लोग कर क्या रहे हैं, उन लोगों की वजह से अपनी पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा रखी है। तो मैंने आज बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बिना कोई इधर उधर की बहुत बड़ी विजडम लगाए तरीके बताए हैं। बस इन फॉर्मूलाज को लाइफ में उतार लीजिए और जिंदगी की खूबसूरती को जीना शुरू कर दीजिए। और जैसा कि आपसे वायदा किया था कि यस, आज जो हम क्लोज करेंगे वो मेडिटेशन के साथ ही करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट हैं अभी मेरे पास। तो अब आप लोग चाहे तो
जिसको भी बिल्कुल कंफर्टेबल हो, लेट के करना है, बैठ के करना है, आराम से सिर्फ इसको फील कीजिएगा। और उसके बाद मैं बिना आपसे कोई भी बातचीत करे हुए, ठीक है, इसको मीटिंग को लीव कर दूंगी। तो जस्ट आप उस मोड में एकदम सब लोग शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत। बी कंफर्टेबल। आंखों को बड़े प्रेम से बंद कर लेंगे। सिर्फ अपने अंदर की शांति को महसूस करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, महसूस करेंगे, एक्सेल कर देंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, इसकी ठंडक को अंदर तक महसूस करेंगे, एक्सेल। फिर एक गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल। मन पूरी तरह शांत हो चुका है। ध्यान से देखिए, दूर आकाश से एक बहुत तीव्र प्रकाश सीधा हमारे सर के बीचों बीच, जो हमारा कपाल एरिया होता है, वहां से हमारे शरीर में एक झरने की भांति प्रविष्ट हो रहा है। बहुत तीव्र प्रकाश है, जो मेरे हृदय में एक ज्योति की तरह चमक रहा है। ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए, ये स्वयं प्रभु का प्रकाश है। वो डिवाइन पावर जो स्वयं आपके अंदर है। The moment you feel, the moment get connected, आप जैसे ही महसूस करते हैं ना, एकदम आप उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप स्वयं मेरे अंदर हैं। आज आपको साक्षी मान के मैं अपने हृदय की गांठों को खोलती हूँ और सबको दिल से क्षमा करती हूँ और सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने जन्म देने वाले माता पिता से, जाने अनजाने कभी मेरी कोई बात उन्हें गलत लगी, कोई भी भूल चूक हुई हो, तो मेरे माता पिता, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने इन लॉ से, वो भी मेरे माता पिता तुल्य।
इस गृहस्थ आश्रम में कुछ भी ऊंच नीच हुई हो, मेरा कोई व्यवहार आपको बुरा लगा हो, तो मैं आज प्रभु को साक्षी मान के आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने लाइफ पार्टनर से। ये जीवन यात्रा है, हो सकता है कभी आपको मेरा या मुझे आपका कोई व्यवहार अनुचित लगा हो। आज मैं उन सब चीजों के लिए आपको दिल से क्षमा भी करती हूँ और आपसे क्षमा भी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने पूरे परिवार से, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष का परिवार है या मेरे मायके पक्ष का, चाहे वो मेरे रक्त संबंधी रिश्तेदार हैं या दूर के रिश्तेदार हैं। कभी भी मेरे किसी भी बिहेवियर से, एटीट्यूड से, एक्शन से अगर आपको कोई भी ठेस पहुंची हो, तो मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं सबको दिल से क्षमा करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव ऑल, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने सारे पड़ोसियों से, अपने सारे उन दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से, अपने साथ काम करने वाले, अपने हाउस हेल्प से और उन सारे लोगों से जिनसे पूरे जीवन यात्रा में मैंने कोई भी सेवाएं ली है या किसी भी रूप में उनके कांटेक्ट में आई हूं। तो आज मैं आप सबसे अपने बिहेवियर के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, थॉट के लिए, एटीट्यूड के लिए जो आपको कभी बुरा लगा, क्षमा मांगती हूँ और सबको दिल से क्षमा करती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव ऑल, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ मैं सारे दोस्तों से। कई बार दोस्ती में छोटी मोटी बातें हो जाती है और शायद हम आपस में कह नहीं पाते। तो आज मैं अपने सारे दोस्तों से दिल से क्षमा मांगती हूँ और सबको दिल से क्षमा करती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव ऑल, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने प्यारे बच्चों से। हो सकता है जाने अनजाने मैंने कभी बच्चों को कुछ ऐसा कह दिया हो जो उन्हें बहुत बुरा लगा हो या उनकी कोई बात मुझे बुरी लगी हो। तो आज मैं अपने बच्चों को दिल से क्षमा भी करती हूँ और उनसे क्षमा भी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी। लव यू एंड आई थैंक यू। मैं क्षमा मांगती हूँ उन सारे लोगों से जो इस जीवन यात्रा में मेरे कांटेक्ट में आए और अब इस संसार में नहीं है, चाहे वो मेरे पूर्वज हैं या कोई भी वो लोग जो अब इस संसार में नहीं है। जाने अनजाने मेरे से कोई भी भूल हुई हो, तो आज मैं आप सबसे प्रभु को साक्षी मान के क्षमा मांगती हूँ और सबको दिल से क्षमा करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू ऑल,
Please forgive me. Love you and I thank you. मैं क्षमा मांगती हूँ इस सारी वनस्पति से, इस ब्रह्मांड से, सारे यूनिवर्स से, मेरे किसी भी व्यवहार से, एक्शन से, थॉट से, पूरे यूनिवर्स को अगर कोई भी हानि पहुंची हो, तो मैं आज यूनिवर्स आपसे क्षमा मांगती हूँ. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू एंड आई थैंक यू. मैं क्षमा मांगती हूँ स्वयं अपने आप से. जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जाने अनजाने मैंने स्वयं को बहुत कष्ट दिया, लेकिन मेरा अंतर मन, मेरा इनर सेल्फ, मेरा इनर चाइल्ड हमेशा मेरे साथ था, जिसने मुझे बार बार हिम्मत दी, फिर से खड़े होने की शक्ति दी, मोटिवेट किया. और मैंने कभी आपको एक्नॉलेज नहीं किया, कभी आपकी केयर नहीं की, कभी आपको प्यार नहीं किया. आज मैं अपने अंतर मन से क्षमा मांगती. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू एंड आई थैंक यू. मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु आपसे. आप हमेशा तो मेरे साथ थे, मेरे अंदर, और मैं आपको बाहर ढूंढती रही. आपने हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया, और मैं शायद आप पे 100% ट्रस्ट नहीं कर पाई. मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु. मुझे क्षमा कर दीजिए. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू एंड आई थैंक यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू एंड आई थैंक यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. लव यू एंड आई थैंक यू. आई एम सॉरी. Please forgive me. Love you. And I thank